नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो आपका बीपीएससी का निकाला गया है घटना चक्र का, जो कि 2023 का ये आपका नया एडिशन का है। तो इसमें आपका 67वीं 66वीं 65वीं जितना भी आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है सभी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आज हम जो देखने वाले हैं आपका मास्टर वीडियो ये आपका पॉलिटी का होने वाला है। और पॉलिटी में इसमें देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा। इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का जितना भी आपका प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में सभी को आज मैं कंप्लीट करूंगा। और इसमें आपका 200 प्रश्न दिया गया है, 1 से लेकर के 200 प्रश्न हम इसको पूरा देखेंगे। और यहाँ से आप सभी लोग का हो सके तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे। और इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए हम सभी लोग यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था देखने वाले हैं और यहाँ पे आपका 200 प्रश्न मैं कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो पे आप सभी लोग बने रहेंगे, सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का जो निर्णय है इसलिए किया गया था, ऐसा क्यों? इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, यानी उत्तर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शामिल है क्या? तो भारतीय संविधान में आपका 395 अनुच्छेद है, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो आप सब लोग याद रखेंगे भारतीय संविधान में है क्या। तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करेंगे तो 395 जो है आपका यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, 395 आपका आर्टिकल, लेकिन आपका यहाँ पे 400 अधिक से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। और ये आपका 42वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 400 से अधिक आर्टिकल्स अनुच्छेद हैं, तो आप याद रखेंगे इसको। और ये सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। इसमें देखिए आपका मिलान करने वाला है, तो इसको हम मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो आपका संघीय सूची है, संघीय सूची में कितना विषय है यही आपका पूछ रहा है, तो आपका 97। और राज्य सूची में आपका हो जाएगा 66 और समवर्ती में आपका हो जाएगा 47। तो आंसर जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है कि निम्न शब्दों पर विचार करके बताएं। वैसे आप सब लोग लगा ही लिए होंगे, लेकिन 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको ही बेहतर होगा। तो देखिए इसमें आपका CADB हो जाएगा, यानी पहले आपका सार्वभौमिक हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के तहत जो है आपका जोड़ा गया है? तो आप सभी को पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1976 में। 1976 में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो सभी को पता ही होगा साधारण बहुमत होना चाहिए, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। ये आपका बोला है कि उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, 1 और 3 हो जाएगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा और अल्पसंख्यकों के अधिकार, यानी उत्तर जो है आपका 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। आगे है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत ये आपका हो जाएगा उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार भी है? तो इसका देखिए आपका आंसर जो है स्टार में दिया गया है, डिटेल हम इसका देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य यानी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति यानी बोलने का स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है, अंततः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध की बात करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिताएं हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं।
आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया है। सभी को पता ही होगा 42वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए कितना बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा, या फिर कौन बैठता है, या फिर कौन उसका पदभार संभालेगा। तो ये आपका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान के चलिए भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन उसका पद संभालेगा, तो आप कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। आगे प्रश्न है आपका 16 नंबर का, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो क्रम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां क्रम है। आगे प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। तो कौन सा क्रिया है दोस्तों, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमशः या फिर क्रमांक क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12वां हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो सभी को पता है ये आपका प्रधानमंत्री होता है, यानी ऑप्शन बी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये कौन है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर की, बोला है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तब, यानी कितने माह के लिए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 माह के लिए, यानी 2 मंथ। आगे के राज्यसभा में होते हैं क्या। देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं, यानी आंसर जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल पूछ रहा है। तो समाप्त होने का यहाँ पे देखा जाए तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये आपका होता है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो गलत की बात करेंगे तो धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में होता है, जो कि गलत है। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर जो है विधेयकों को पारित करना होता है। आगे आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा की किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय या सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो जो आपका धन विधेयक है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखानुदान बना है। देखिए लेखानुदान की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण जो है निधि आवंटन हेतु, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न देख लेते हैं। 200 पूरा प्रश्न है, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे। बोल रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है किसको। लोक लेखा समिति तो ये आपका प्रस्तुत करता है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए गलत की बात करेंगे तो इसमें जो सी है आपका गलत होगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, जो कि गलत है। जो सही है उसको देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है।
आगे प्रश्न आपका बोला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख जो है कौन है। तो कौन है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल है। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। आगे प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है। तो सभी को पता है ये आपको राष्ट्रपति को ही संबोधित करता है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। किसका मानस पुत्र है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपातकाल सभी को पता है अनुच्छेद 252 हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपका BPSC में जो है पूछा गया है, तो देख करके जाएंगे आप सभी लोग, आपको ही अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। तो किस संशोधन द्वारा, तो ये आपका हो जाएगा 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ है। आगे प्रश्न है कि आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संशोधन द्वारा, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या पूछ रहा है। तो सरकारी भाषाओं की संख्या सभी को पता ही होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। क्या हो जाएगा, 18। आगे प्रश्न है, बोल रहा है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। तो देखिए, बड़े देशों के लिए आदर्श जो कि आपका गलत है, बाकी ये त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, कानून की एक रूपता जो है आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश जो है किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, यानी सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, यानी किसका सिफारिश किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार, यानी उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ये आपका हो जाएगा पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। तो केवल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी है, उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या जो है कितना है। तो जातियों की संख्या की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1206, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो है नहीं है। तो नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी जो है आपका यहाँ पे नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे। तो ये आपका जो जुड़ा हुआ है दोस्तों मानव अधिकारों के संरक्षण से है, उत्तर जो है आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। चीन की समाचार एजेंसी का नाम पूछ रहा है, एजेंसी का नाम। तो सभी को पता है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। किस देश की सरकार रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। तो येलो बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिख पाए अच्छे से। देखिए, इसमें आपका बोल रहा है कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था। सीमा सुरक्षा बल, तो ये आपका दोस्तों किया गया था 1965 में, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो है कब किया गया था। तो अंगीकृत सभी को पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस जो है कब मनाते हैं। तो देखिए, संविधान दिवस के बारे में सभी को याद ही होगा, 26
देखिए इसमें आंसर आपका भारतीय संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर दिया हुआ है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे बी इसका दिया हुआ है 26 नवंबर। आगे है भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? तो सभी को पता है भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? इसको आप अच्छे से देखेंगे तो इसमें देखिए सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? तो ये जो किया गया एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका देखेंगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग शब्दों से शुरुआत होता है, आरंभ होता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। सही उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? देखिए भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? सभी को पता है 10वीं अनुसूची जो है आपका दल बदल विरोधी कानून से है। उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत आता है? भूमि सुधार देखिए राय सूची के अंतर्गत आता है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो भारतीय बैंक में अगर आप पैसा जमा कर लेते हैं, कई विदेश से हैं, तो जरूरी थोड़ी कि आपको नागरिकता, जरूरी क्या है, मिल भी नहीं करेगा आपको। आपका जन्म अगर भारत में हुआ तो मिल जाएगा देशीकरण किसी भी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, तो यहाँ से आपका जो यहाँ से मिल सकता है। नागरिक संशोधन कानून जो है कब पारित किया गया था? नागरिक संशोधन कानून, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो इसका देखिए मतलब यही है, आप याद रखेंगे इसको अच्छे से। यह आपका हो जाएगा सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यानी उत्तर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, सॉरी ऑप्शन बी है ना, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी जो है आपका 12 से 35 भाग 2 में, एक सेकेंड, भाग 1 में आपका 1 से 4 है और भाग 2 में आपका 5 से 11 है। तो भाग 3 में आपका यहाँ पे 12 से 33 हो जाएगा। भाग 2 में आपका नागरिकता है और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार जो है नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? देखिए पोस्टमार्टम की बात करेंगे तो आपका अधिकार परीक्षा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी उत्तर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार से? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका सी हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, बल्कि जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे आपका प्रश्न क्या बोला कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? तो सभी को पता है 42वें संशोधन के द्वारा ये किया गया है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग को थोड़ा बहुत बाहर का आवाज़ आ रहा होगा, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में आप सभी लोग को टाइम टू टाइम देने के लिए, क्योंकि मेरे तरफ क्या है कि बहुत ज़्यादा शोर होता है और अभी रात का टाइम है, तो
समझ पा रहे होंगे आप सब लोग। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे संरक्षित करना, उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति है, देखिए राष्ट्रपति सभी को पता है ये किसका संसद का एक हिस्सा ही होता है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिलकर ही आपका एक संसद बनता है। तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, संसद का हिस्सा होता है। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें आपका देखिए 44वें प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपका देखिए साफ साफ लिखा गया कि अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातित प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। बी और सी, बी का मतलब एकल हस्तांतरित मत प्रणाली और अनुपातित मत प्रणाली, यानी उत्तर जो है आपका बी और सी हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसको? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो ये संसद के द्वारा ही महाभियोग लगा करके। आगे प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए आपका आगे प्रश्न बोल रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति ही होता है, यानी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, यानी उत्तर जो है आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कर सकता है किस पर? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारकों यानी कारणों के आधार पर, यानी हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी उत्तर जो है आपका एक ए बी सी सही हो जाएगा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है? तो सभी को पता ही होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गवर्नर हो जाएगा, आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है क्या? देखिए जो आपका अधिकार नहीं देता है वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार होता है ये नहीं देता है, बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। आगे है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो नहीं है प्राप्त कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ये अधिकार उसके पास नहीं होता है। बाकी क्षमादान करने का होता है, आपातकाल की घोषणा करने का और अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार उसी के पास ही होता है। आगे आपका प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके कहाँ से थे? तो ये आपका हो जाएगा बिहार, जो कि कौन से सभी को पता होगा। यहाँ पे देखिए आपका साफ साफ लिखा है राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के थे। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो असत्य देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, जो कि गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार के थे। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सभी को पता है ये आपका उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य कौन है? तो मुख्य की बात करेंगे तो केंद्रीय सरकार है, यानी उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा, केंद्र यानी आपका बी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति, यानी उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद जो है आपका उत्तरदायी होता है। तो देखिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसमें आपका स्टार बनाया हुआ है। तो आगे देख लेते हैं अगला आपका प्रश्न क्या है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 94 कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वक्तव्य सही है? तो सही की बात करेंगे तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए शासन प्रणाली के सामान्यतः दो पद्धति होते हैं, एक संसदीय और दूसरा का आपका हो जाएगा अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में
व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो ये आपका होगा अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला आपका है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये आपका देता है अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो आपका भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1956। आगे हम प्रश्न देखेंगे। देखिए आगे आपका प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन है? देखिए लोकसभा का नेता आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका प्रधानमंत्री ही होता है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु, तो सभी को पता है लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए था, जो कि सी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 से कम नहीं होना चाहिए, उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? देखिए संसद के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 25 ही हो जाएगा, यानी उत्तर सी। आगे आपका है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे अगर प्राप्त नहीं होता है तब? तो देखिए इसमें आपको कोई ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पे 1/6 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह आपका हो जाएगा 2026, यानी ऑप्शन बी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की जनसंख्या जो है अधिक है? तो अधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति। आगे है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किससे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये आपका भंग किया जा सकता है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र जो है बुलाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्ज पर हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। बिहार महाराष्ट्र। आगे है लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1952 में, वर्ष 1952 में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए आगे प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहते हैं कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, विघटित जो है नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो अभी मैंने आपको बताया उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ये आपका देखा है तो ये आपका राज्यसभा जो है एक स्थायी सदन है और इसे भंग जो है नहीं किया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 12, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही होते हैं।
आगे आपका प्रश्न है कि राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? तो ये आपके भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, यानी उत्तर सी। आगे है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे देखिए 1999 में लोकसभा के उपाध्यक्ष PS सईद थे। आगे देखेंगे कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो करीबन 6 महीने का। कितना? 6 महीने, यानी उत्तर बी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल के अर्थ की बात करेंगे तो इसमें आपका उत्तर जो है स्टार बना के दिया हुआ है, देख लेते हैं इसका डिटेल। देखिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति कार्यान्वयन हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति, यानी उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आम आदमी पार्टी, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका ई हो जाएगा। देखिए निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रायोजक हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उसकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसका पॉइंट दिया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका केवल 4 ही हो जाएगा। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो इसका उत्तर जो है आपका 4 हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो आपका संविधान जो है ये आपका सर्वोच्च माना जाता है और ये ऊपर है। आगे आपका प्रश्न है कि दिल्ली है क्या? तो दिल्ली सभी को पता है एक केंद्र शासित प्रदेश है, उत्तर आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाया गया, संभव किसमें? तो इसका उत्तर जो है आपका इनमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। देखिए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काट करके पृथक वनांचल राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है और ये आपका साधारण विधेयक के द्वारा ही होता है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन है? तो MN वेंकटचलैया हो जाएगा, यानी उत्तर ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो भारतीय संविधान के द्वारा, यानी उत्तर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो कमेंट करके बताएंगे, इसमें आपका उत्तर जो है स्टार दिया हुआ है। आगे है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है कौन करता है? सभी को पता ही होगा, यह आपका राष्ट्रपति ही करता है, उत्तर बी। आगे प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है किसके पास होता है? तो ये आपका संसद के पास होता है, उत्तर सी। आगे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होता है वो क्या होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। आगे आपका प्रश्न बोला कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो ये किसको देता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति को देता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ जो है यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो देखिए किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आपका दोस्तों देखने को मिलता है, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका राज्य सरकार का आपका राज्यपाल ही होता है।
चलिए आगे देख लेते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं, तो में सम्मिलित है दोस्तों, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी केवल 4। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित हैं। तो ये आपको अनुच्छेद 175 2 के द्वारा, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे आपका एक भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति जो है, डी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये आपका देखिए 67 बीपीएससी में आपका पूछा गया था, जो आपका रद्द हो चुका है। आगे है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो केंद्रीय संसद के द्वारा, यानी उत्तर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद हैं? तो देखिए ये आपका हो जाएगा केवल 4, यानी बिहार, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 170। आगे प्रश्न आपका, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र जो है किसे देना चाहिए? तो ये उपाध्यक्ष को देना चाहिए, यानी उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो ये आपका हो जाएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसमें आपका देखिए गुवाहाटी हो जाएगा और आपका मुंबई हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है? आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है, यानी समक्ष है, ये किस प्रकार से है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्वत्वाधिकार मुकदमा हो जाएगा, यानी आपका टाइटल सूट हो जाएगा, आप याद रखेंगे। आगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? ये आपका 66वें में पूछा गया था, तो अनुच्छेद 324 इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों के संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा 13, याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न देख लेते हैं। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में आपका शिक्षा आता है, तो याद रखेंगे सभी लोग। आगे आपका है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? देखिए वित्त आयोग सभी को पता ही होगा, 280 हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत के संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, यानी उत्तर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 15 मार्च 1950, यानी उत्तर बी। आगे आपका प्रश्न क्या है? उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन तेलुगु देशम पार्टी हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो ये आपका हो जाएगा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन सी। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4 पढ़ लेते हैं। देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। आगे आपका है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6
राष्ट्रीय और 48 राज्य जो है स्तरीय दल थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न बोला है कि निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जो है जमा किया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। आगे प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है, सभी को पता है ये आपका राज्य सूची का एक विषय है, यानी उत्तर सी सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 जी, यानी उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है, तो देखिए ग्रामीण खेल जो है आपका शामिल नहीं है, बाकी पुस्तकालय है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था दोस्तों ग्राम पंचायत, यानी ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित या फिर संगठित करने का निर्देश देता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, याद रखेंगे अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। तो प्रमुख विशेषता की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से सभी सही है, पढ़ लेते हैं। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी उत्तर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता यानी उत्तर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सभी यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, लोगों की हिस्सेदारी हो जाएगा और सामुदायिक विकास हो जाएगा। तो आपका एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत प्रशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन, यानी उत्तर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता, याद रखेंगे बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए पंचायती के लिए तो बलवंत राय ही होना चाहिए था, मेरे हिसाब से सही है। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आगे आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। तो इसमें उत्तर जो है आपका सी जो है सी हो जाएगा, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। उत्तर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आगे है पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। तो ये आपको किया गया था राजस्थान, यानी उत्तर डी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किया था। तो न्याय पंचायत आप सब लोग याद रखेंगे अशोक मेहता कमेटी, यानी उत्तर बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो नहीं आता है तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है आपका नहीं आता है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य आता है, स्वच्छता आता है और जनोपयोगी सेवा भी आता है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुसूची में है। तो सभी को पता है यह आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, उत्तर बी। किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। तो ये जो आपका किया गया है दोस्तों डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश, यानी चारों राज्यों में।
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया? तो अभी मैंने आप सभी को बताया, इसका उत्तर जो है बिहार, एमपी, हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तर बी। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल, यानी उत्तर डी। आगे प्रश्न देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो 73वां हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज प्रणाली से, यानी उत्तर डी। भारत में बोल रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनर्विवेक्षण जो है आपका नहीं आता है, तो जस्टिकल रिव्यू, बाकी आपका भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आता है। आगे कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी उत्तर सी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, तो 1951, यानी उत्तर बी। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? सभी को पता है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा काका साहेब कालेकर, यानी उत्तर बी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो आपका नियुक्त होता है दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा, यानी उत्तर सी। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी M3, याद रखेंगे M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो देखिए पहले की बात करेंगे, इसमें आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। वरीयता अनुक्रम यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी किया गया था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? देखिए 300 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका संविधान का पूरा टोटल समाप्त हो जाता है क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके बताएंगे क्या इसके आगे भूगोल का स्टार्ट किया जाए या फिर विज्ञान का किया जाए या फिर और भी आपका इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए इसमें से मैंने अगर हम बात करेंगे तो इतिहास का जो है आधुनिक भारत का मैंने 200 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है और राज्य व्यवस्था का पूरा ही मैंने कंप्लीट करा दिया है 200। इसमें आपको देखिए भूगोल का बचा हुआ है और अर्थव्यवस्था का बचा हुआ है, विज्ञान का बचा हुआ है और भी आपका यहाँ पे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न है। तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।